सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 1000 से 1200 ईस्वी के उस उथल-पुथल भरे दौर में गोता लगाने वाले हैं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये वो 2 सदियां थीं जब सत्ता के गलियारों में बड़े भू-राजनीतिक बदलाव हुए, नए साम्राज्य बने, पुराने बिगड़े और ऐसी सैन्य रणनीतियां सामने आईं जिन्होंने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। इस चर्चा को हम एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस समय की राजनीतिक शक्ति शून्यता की। फिर सिलसिलेवार तरीके से महमूद गजनवी के आक्रमण, राजपूत राज्यों का उदय, मोहम्मद गौरी और तराइन का युद्ध और गंगा घाटी की विजय पर नजर डालेंगे। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प मिथक को तोड़ते हुए ये समझेंगे कि राजपूतों की हार के असली कारण क्या थे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भू राजनीतिक शक्ति शून्यता। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बाहरी हमले से नहीं होती, बल्कि 2 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में चल रही अंदरूनी उथल-पुथल और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के पतन से होती है। जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। लगभग 800 ईस्वी से उत्तर भारत में पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंशों के बीच प्रभुत्व को लेकर एक भयंकर त्रिपक्षीय संघर्ष चला। 200 साल तक चले इस टकराव ने 1000 ईस्वी आते-आते इन तीनों बड़े साम्राज्यों को पूरी तरह खोखला कर दिया। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय पश्चिमी और मध्य एशिया में भी अब्बासिद खिलाफत टूट रही थी, जिससे कई नए और स्वतंत्र राज्य जन्म ले रहे थे। इस वजह से सीमाओं पर एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन पैदा हो रहा था। एक तरफ हमारा उत्तर भारत था, जो छोटे-छोटे राज्यों में बंट चुका था और जहां कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी। वहीं दूसरी तरफ मध्य एशिया में एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर रही थी। वहां आक्रामक इस्लामीकृत तुर्क जनजातियां तेजी से ताकतवर हो रही थी और अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। सच कहें तो ये विदेशी घुसपैठ के लिए एकदम परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक आदर्श स्थिति थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, महमूद गजनवी के आक्रमण। जैसे ही इन मध्य एशियाई जनजातियों ने अपनी जड़ें मजबूत की, गजनवी साम्राज्य की नज़र सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की बेशुमार दौलत पर पड़ी। ये हमारे इतिहास का पहला बड़ा झटका था। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 17। 998 से 1030 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर पूरे 17 बार अलग-अलग आक्रमण किए। जरा सोचिए, यह महज कोई संख्या नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि उस दौर में हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो चुकी थीं और उन पर लगातार कितने भीषण प्रहार हो रहे थे। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को निष्पक्ष रूप से देखें तो इन आक्रमणों ने सच में तबाही मचा दी थी। गजनवी का मुख्य मकसद मध्य एशिया में अपने युद्धों का खर्च निकालना था, जिसके लिए उसने यहाँ की अपार संपत्ति का दोहन किया। लेकिन इसका सबसे भयानक और स्थायी परिणाम ये हुआ कि भारत का मुख्य प्रवेश द्वार माने जाने वाला खैबर दर्रा हमेशा के लिए विदेशियों के कब्जे में चला गया। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया, नरसंहार हुए और जबरन धर्मांतरण भी कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, राजपूत राज्यों का उदय। गजनवी के हमलों की इस पहली लहर के गुजर जाने के बाद उत्तर भारत के राजनीतिक मंच पर एक नया बदलाव देखने को मिला। प्रतिहार साम्राज्य के बिखरने के बाद जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए कई ताकतवर राजपूत राजवंश सामने आए। कन्नौज में गढ़वाल, अजमेर और दिल्ली में चौहान और मालवा में परमार। इन्होंने अपने अपने राज्यों की सीमाओं को काफी बढ़ाया, लेकिन यहाँ एक बड़ी विडंबना थी। ये राज्य जितने शक्तिशाली थे, इनके बीच आपसी दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी थी। और यही वो अहम बिंदु है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इन राजपूत राजाओं में व्यक्तिगत शौर्य या सैन्य शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनकी लगातार आपसी लड़ाइयों ने कभी भी एक यूनाइटेड फ्रंट या एकजुट मोर्चा नहीं बनने दिया। सच तो यह है कि इसी आपसी कलह की वजह से गजनवी साम्राज्य को कभी भी पंजाब से पूरी तरह बाहर नहीं खदेड़ा जा सका। हमारा चौथा पड़ाव है मोहम्मद गौरी और तराइन का युद्ध, जो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुछ दशकों के बाद मध्य एशिया से एक और नई ताकत का उदय हुआ, लेकिन इस बार भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर उनके इरादे पहले वालों से बिल्कुल अलग थे। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के अभियानों में एक जमीन आसमान का अंतर था। गजनवी को सिर्फ यहाँ की दौलत लूटनी थी ताकि वो अपने बाहरी युद्धों का खर्च उठा सके, लेकिन गौरी यहाँ बसने और एक स्थायी साम्राज्य बनाने के इरादे से आया था। और यही वो महत्वाकांक्षा थी जिसने राजपूत राज्यों के अस्तित्व के लिए एक सीधा और स्थायी खतरा पैदा कर दिया।
अब जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए, हालात कितनी तेजी से पलटे। 1178 में गौरी को गुजरात में हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 1191 में तराइन के पहले युद्ध में राजपूतों ने उसे करारी शिकस्त दी, लेकिन गौरी रुका नहीं। सिर्फ 1 साल के अंदर वो एक और भी विशाल और बेहतर सैन्य संगठन के साथ वापस लौटा। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में मिली ये तुर्की जीत सच में इतिहास की दिशा मोड़ने वाली थी। आते हैं 5वें हिस्से पर, गंगा घाटी की विजय। तराइन के मैदान में जीत हासिल करने के बाद गौरी की सेनाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से पूरब की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। मोहम्मद गोरी ने आगे का काम अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों पर छोड़ दिया था। इस सुनियोजित अभियान के नतीजे बेहद तेजी से आए। 1194 में चंदावर में गहड़वालों को हराया गया, फिर दुआब में अपना बेस बनाया गया। इसके तुरंत बाद बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर धावा बोल दिया और महज 1204 तक सेन शासकों का भी पतन हो गया। ये एक अविश्वसनीय रूप से तेज विजय अभियान था। लेकिन इतिहास के पन्ने ये भी बताते हैं कि पूरब की तरफ हुए इस विस्तार की एक बहुत भारी सांस्कृतिक कीमत चुकानी पड़ी। इसी दौरान बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने दुनिया भर में मशहूर प्राचीन शिक्षा केंद्रों नालंदा और विक्रमशिला बौद्ध मठों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये ज्ञान और संस्कृति का ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाई। अब हम इस विश्लेषण के छठे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, राजपूतों की हार के असली कारण। आखिर उत्तर भारत के इतने शक्तिशाली राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गए? मैदाने जंग में असली फर्क किस चीज ने पैदा किया? तकनीक को लेकर एक बहुत ही आम मिथक है कि हम पिछड़े हुए थे, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। सच तो यह है कि भारतीय सेनाओं के पास कहीं ज्यादा बेहतर हथियार थे। हमारे धनुष ज्यादा अचूक थे, तीरों में जहर का इस्तेमाल होता था। आमने सामने की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली भारतीय तलवारें उस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थीं, और हमारे पास युद्ध के हाथियों का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था। तो फिर चूक कहाँ हो गई? इस सवाल का जवाब तुर्कों के सैन्य और प्रशासनिक ढांचे में छिपा है। इसे इक्ता प्रणाली कहा जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सुल्तान अपने सरदारों को जमीन देता था, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें सुल्तान के लिए हमेशा एक तैयार और समर्पित सेना रखनी होगी। इस व्यवस्था ने तुर्की सुल्तान को एक विशाल और हर पल युद्ध के लिए तैयार स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना की गारंटी दे दी। और इस सैन्य ताकत को पैसे की कोई कमी ना हो, इसके लिए एक और व्यवस्था थी, खालिसा भूमि। ये वो खास इलाके थे जहां से मिलने वाला सारा लगान या राजस्व सीधे सुल्तान के खजाने में जाता था, बीच में कोई और नहीं। इस बेहिसाब पैसे ने सुल्तान को ऐसे वफादार अधिकारियों को तैयार करने की ताकत दी जिनकी तरक्की पूरी तरह से उनकी युद्ध क्षमता और वफादारी पर टिकी होती थी। कुल मिलाकर बात यह है कि इन युद्धों का नतीजा हथियारों से नहीं बल्कि कड़े सैन्य अनुशासन और संगठन से तय हुआ। जरा दोनों की तुलना कीजिए। एक तरफ राजपूत सेनाएं थीं जो अलग अलग सामंतों पर निर्भर थीं और जिनमें आपसी तालमेल की भारी कमी थी। वहीं दूसरी तरफ तुर्की सेनाएं अत्यधिक केंद्रित थीं। वे एक कमांड के नीचे काम करने वाले तेज घुड़सवारों का एक ऐसा समूह थीं जो रणभूमि में एक एकजुट इकाई की तरह आगे बढ़ती थीं। लेकिन शायद सबसे बड़ी हार तो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही हो चुकी थी। ऐतिहासिक स्रोत एकमत होकर बताते हैं कि राजपूतों में रणनीतिक दूरदर्शिता की भारी कमी थी। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ध्यान सिर्फ भारत की आंतरिक राजनीति तक सिमट कर रह गया था। मध्य एशिया में जो बड़े राजनीतिक तूफान उठ रहे थे उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी अंतर्मुखी सोच ने उन्हें आने वाले खतरे को भांपने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो आइए इस ऐतिहासिक विश्लेषण को एक ऐसे सवाल पर छोड़ते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उस सभ्यता को भविष्य में क्या कीमत चुकानी पड़ती है जो अपने ही घर के ठीक बाहर अपनी सीमाओं के पार बदलते हुए इतिहास को देखने से इनकार कर देती है? ये वो गहरा सबक है जो हमें इन 2 सदियों का इतिहास सिखाता है। इस चर्चा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।